तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि क्लास 11th की अच्छे से तैयारी कैसे करें। कोई चैप्टर नहीं करने वाले हैं, तैयारी कैसे करें, ठीक है। सो देखो, मैंने अभी तक क्या है कि क्लास 11th की अकाउंट्स के बहुत सारे जो है शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस अपलोड कर दी अपने चैनल पर। अगर अभी आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के उसको देख लो, ठीक है। बाकी की जो तैयारी है आप बाकी टीचर से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं जो है रेगुलर या कंसिस्टेंट हो पाऊँ। बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी ही जो है अपने चैनल पर कंसिस्टेंट हो जाऊं और आप लोगों के साथ अच्छे से अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी इन सब की जो है इन डिटेल और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इस फील्ड में आ जाऊं, ठीक है। सो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, तो मैंने क्या करा है कि आज जो है क्लास 11th की अच्छे से तैयारी कैसे करें उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या आप कह लो कि स्टेप्स जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखते हो कि क्लास 11th की तैयारी कैसे करें, आप किसी से सजेशन मांगते हो ना कि भाई मुझे क्लास 11th की तैयारी करनी है, कुछ टिप्स दे दो, कुछ मतलब कहते हैं कुछ तरीका बता दो। तो देखो, ये ना तो टिप्स है ना ही तरीका है, ये बस मेरे द्वारा बनाए गए अपने जो है खुद की मतलब कहते हैं ना बहुत सारे मतलब यार मैंने थोड़ा टाइम दिया इस चीज़ को कि मतलब अगर ऑन एन एवरेज बच्चा, ठीक है, या आप कह लो कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है कि मुझे अच्छे स्कोर करने हैं तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये वो वाली बातें हैं। क्योंकि देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होती हैं, लेकिन जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं और हम उन चीज़ों को अगर किसी और को शेयर करें तो वो बंदा भी उससे फ़ायदा उठा सकता है, तो वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म होती है और हेल्पफुल होती है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने क्या करा है, अपनी नोटबुक में बैठ करके थोड़ा टाइम स्पेंड करा है और आप लोगों के लिए जो है मेहनत करी है कि भाई किस तरीके से अगर आप एक क्लास 11th की स्टूडेंट हो और आप वहाँ पर चाहते हो कि अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना, तो आप कैसे कर सकते हो। तो चलो हम बिना डिले के अपने टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। तो देखो, यहाँ पर होता क्या है कि जब आप क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ रहे होते हो तो आप क्या होता है कि भाई पहली बार 11th में आते हो तो आपको अकाउंट्स का ए भी नहीं मालूम होता है, ठीक है। लेकिन आप जब प्रिपरेशन की बात आती है, भाई फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है या कि पेपर कैसा आएगा, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको हिट कर सकती हैं। तो वो चीज़ें आपको मतलब परेशान ना करें, उसके रिगार्डिंग मैंने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो हमारा जो है चैप्टर वाइज वेटेज क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमारी जो पूरी की पूरी अकाउंट्स की बुक है वो माय डियर फ्रेंड्स दो जो है यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है, पूरी पूरी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक तो यूनिट 1 में है और एक यूनिट 2 में है। तो यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 में हमारा जो है 12 मार्क्स का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ना। और बाकी जो रिगार्डिंग है जो मतलब 12 मार्क्स के अलावा हैं वो कौन से, वो देख के बता देता हूँ मैं आपको। तो यूनिट 1 में हमारा क्या है कि 12 मार्क्स के तो चलो थ्योरी हो गई, ठीक है, और साथ के साथ क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस जो है हमारा वो है 44 मार्क्स का। ओके, तो ये हो गया। और वही पार्ट बी है हमारा यूनिट 3 का, इसके अंदर सॉरी यूनिट 1 था जो थ्योरेटिकल पार्ट था 1 का है, ठीक है। और यूनिट 2 का जो है अकाउंटिंग प्रोसेस है वो 44 मार्क्स का है। और वहीं आपका यूनिट 3 है वो 24 मार्क्स का है। तो अकेले अगर देखा जाए तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट 3 है ना वो 24 मार्क्स का वेटेज रखती है। अगर कोई बच्चा मान के चलो कि अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको एटलीस्ट ये है कि भाई उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, ये वाले अगर 2 चैप्टर भी आते हैं ना तो 24 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। और थ्योरी अगर आपने कर ली तो भाई 24 में आप 12 और जोड़ दो, ठीक है। 24 और 12 कितने हो गए, ये आपके हो गए अप्रॉक्स 34 के आसपास, ठीक है। तो 34 या 36 जो भी आप लोग कैलकुलेट कर लेना यार, थोड़ी मैथ्स वीक हो गई है, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ ना इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हमारा सिलेबस वाइज हो गया कि भाई पूरी बुक के अंदर इतने इतने नंबर के बनते हैं। अब अगर मुझे ये समझना हो कि भाई मुझे कब मतलब या कितने दिन में इन यूनिट्स को ख़त्म करना है, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपको इन यूनिट्स को जल्दी ही निपटाना है तो इन यूनिट्स को निपटाने के लिए अब देखो आप क्या है कि भाई पूरे साल टीएस ग्रेवाल की बुक्स को पढ़ते आते हो। तो टीएस ग्रेवाल की बुक्स को आप जब पूरे साल पढ़ते आते हो तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि भाई आपने पहले थ्योरी सीखी, फिर उसका प्रोसेस सीखा, फिर आप फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सब सीख ही लिया है ना। तो अब बात करते हैं यार कि हम लोग इसको पर डे अकाउंट्स को, अब हमारा आने वाला जैन है, ठीक है, 2025 न्यू ईयर आने वाला है, तो अच्छी तैयारी कर लो ना यार वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले जो आपकी टीएस ग्रेवाल खत्म होने के बाद, टीएस ग्रेवाल खत्म होने का मतलब उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, सब कुछ।
अब उसके बाद आपको जो है सबसे पहले चीज़ करनी है वो करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी माय डियर फ्रेंड्स, उसके अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना अकाउंट्स के अंदर तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे और प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो। और ज़्यादातर आप देखना एग्जाम में ना एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक ही उठ करके आते हैं। ये सीबीएसई का एक रूल रहा है, ठीक है, या आप कह लो कि ये उसका इतिहास है, ठीक। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है अच्छे से। एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो गया, ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हो गए, तो आपको इस तरह के चैप्टर्स को जल्दी उसमें कवर करना है। और अगर टाइम लगे तो एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल वाले चैप्टर भी कर लेना, मस्त तैयारी हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या काम करना है, अगर आपको अपने रूटीन के अंदर एक्स्ट्रा या आप कह लो कि एडवांस तैयारी करनी है, पहला तो मैंने बता दिया एनसीईआरटी, अब दूसरे की बात कर लेते हैं यार। तो दूसरा क्या है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई आपको कवर करनी है फुल टीएस ग्रेवाल, वो तो आपको करनी ही करनी है अच्छे से, ठीक। और थर्ड क्या है आपका, वे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यार आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है और वहाँ पे ये पता चल जाता है कि पेपर के अंदर या आप कह लो कि एग्जाम के अंदर अकाउंट्स के अंदर कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, कैसे डिज़ाइन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सब आपको वहाँ पे जानने को मिल जाएगा, ठीक। और फोर्थ क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कर लेने हैं, एनसीईआरटी कर लेनी है, टीएस ग्रेवाल कर लेनी है। यार अगर इतना भी करके चले जाते हो ना यार, तो तुम्हें मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं, ठीक, ये बात है। अब मैं ज़्यादा हाई फाई तो नहीं बोलूँगा, नहीं आप 100 out of 95 ले आओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो तो आप ला भी सकते हो, वरना मैं एक ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, अगर बच्चा अगर इतनी तैयारी भी कर लेगा ना यार तो 60 to 70 ईजी है उसके लिए, कुछ भी नहीं है अगर ये 3-4 चीज़ें कर लेता है तो भी। अब बात करते हैं अगर आप और भी थोड़ा टाइम देना चाहते हो इस चीज़ को। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ करी, आपको ये तो बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़नी है, टीएस ग्रेवाल पढ़ना है, ठीक है, और ये सब करना है। आपको ये करना है कैसे है, तो देखो इसके लिए अब टाइम बहुत कम बचा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो 1 जन से 10 जन तक आपको क्या करनी है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी निपटा लेनी है, ठीक है। और आपको फिर आपका वही 11 जन आ जाएगा, तो यानी कि 11 जनवरी से 20 जनवरी तक यार, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि टीएस ग्रेवाल की बुक को एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर देना, फटाफट जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल से जो तुम्हें लगते हैं उसको अच्छे से कवर अप कर लो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, डेप्रिसिएशन का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हो गया, ठीक है, बीआरएस के क्वेश्चन हो गए, ये सब, ठीक। बाकी थ्योरेटिकल तो चलता रहता है। अब ऐसे ही आपके 10 दिन और मिलेंगे आपको, तो मतलब अब आप 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक कुछ नहीं करना आपको। अकाउंट्स के अंदर जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा पीछे मत जाना, उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी आपको 2 या 3 साल के, मतलब जो जैसे मान के चलिए आपका 24 चल रहा है तो 23, 22, 21 बहुत ज़्यादा करना, 2020 तक यानी 20 तक के एग्जाम जो पेपर बने हुए ना प्रीवियस ईयर के, उनको ही सॉल्व करने हैं बस, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इन जो काम मैंने बताया आपको, इन सभी कामों को आपको करना कब है, तो इनको करना है आपको पर डे कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे दोगे तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ आपको समझ में आती, कुछ नहीं आती, यार आप ढूंढोगे कुछ ना कुछ करोगे, तो 2 घंटे एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, टीएस ग्रेवाल पूरी की पूरी आप निपटाना चाह रहे हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर करना चाह रहे हो, तो 2 घंटे पर डे अकाउंट्स को देना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो, अकाउंट्स के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो ये कुछ तरीके हैं आपको मैंने बता दिए हैं। और इसके अलावा क्या है भाई, अगर आप चाहते हो कि नहीं अकाउंट्स के अंदर मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी करनी है, तो मैं उसके अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो उसका क्या क्या लिखा है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को पढ़ने हैं, जो आपके होते हैं ना प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं उनको आपको पढ़ने हैं। अच्छा, प्रिंसिपल के अलावा कुछ अजम्पशंस भी होती हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना। ये आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 1 या 2 में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स के, नहीं 3 में है, ठीक है, उसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अजम्पशंस जो है उसके अंदर है, ठीक। और उसके अलावा आपको एक डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली बच्चों को डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आता है, लेकिन डेप्रिसिएशन ही एग्जाम के अंदर उठ के आता है। और डेप्रिसिएशन के अंदर भी कौन सा आता है, WDV विद प्रोविजन और डिस्पोजल, और बच्चा वही कर नहीं पाता है, तो आपको उसी की तो तैयारी करनी है। जहाँ आपने 2-4 क्वेश्चन ढंग से कर लिए ना भाई, आराम से पास हो और पेपर आपको बच्चा लगने लगेगा वहाँ, ठीक। और इसके अलावा क्या है भाई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक्स गिवन होते हैं, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, ये सारी चीज़ें मुझे कौन से करने हैं, तो आपको उसके अंदर करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन, ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ कमीशन,
प्रिंसिपल तो आप बता दोगे यार कि रिवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का, एटलीस्ट इतना तो पहचान सकते हो क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो लेकर के आऊँगा स्पेशली। और आई थिंक मैंने कुछ वीडियोज़ के अंदर पढ़ा भी रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और एडजस्टमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो भी मैंने शॉर्ट्स में बता रखी हैं, तो उसको भी आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक्स के साथ चलते हैं। तो एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, ये दो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। अब थर्ड क्या आता है आपका बीआरएस। अब बीआरएस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अगर आप जल्दी से तैयारी करना चाहते हो तो बीआरएस के अंदर जो भी आपका कैश बुक एज पर नेगेटिव बैलेंस है और पासबुक एज पर नेगेटिव बैलेंस है वो आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इनका नेगेटिव बैलेंस दे करके उसका पॉजिटिव दे के ऐसे कुछ पूछ लेता है आपसे, फिर आप उसको कंफ्यूज हो जाते हो। तो बीआरएस को करने का एक ही तरीका है, आप उसको लॉजिकली सोचो, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक। फोर्थ क्या है बच्चा, फोर्थ है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अच्छा, विदाउट एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम 11th में आए हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट अगर आप उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो, 5, 6, 8, 10 जो भी करना चाहते हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बनती है। फिर उसके बाद जो आपको आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अच्छा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी आपको मेन तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, एक तो आपको मैनेजर्स का कमीशन करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है उसके अंदर आपका है मैनेजर कमीशन के साथ साथ मैंने क्या लिखा था, हाँ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या आप कह लो कि थेफ्ट। तो ये जो हो जाता है, ये सिर्फ इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट का, इसके साथ उसका जो इंश्योरेंस करवाया हो उस वाले क्वेश्चन को करना है आपको, इंश्योरेंस वाला, वो एग्जाम के अंदर पूछेगा आपसे, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, अच्छा, मैनेजर कमीशन के अंदर एक तो होता है आफ्टर कमीशन, एक होता है बिफोर कमीशन। कमेंट करके बता देना ये होते क्या हैं, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, बैड डेट। अरे वाह, ये तो आप सर पढ़ती मतलब कहते नहीं है यार, क्या ज़बरदस्त टॉपिक है। तो बैड डेट हो गया आपका, तो बैड डेट, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सब एक साथ मिक्स करके आ जाता है, तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो एक ऐसा क्वेश्चन उठाना जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो, एडजस्टमेंट के अंदर गिवन हो, ठीक है, डिस्काउंट प्रोविजन सब कुछ, उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करके जाना, पेपर में यही आएगा, 100% पेपर हो जाएगा ना। कमेंट करके बता देना कि सर आपने जो बताया था वही दिखा था पेपर में, गारंटी है मेरी इस बात की, ठीक है। तो बैड डेट हो गया, डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया, प्रोविजन फॉर डेटर हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और एक और चीज़ है आउटस्टैंडिंग, या आप कह लो कि अक्रूड इनकम, ठीक है, या एक्सपेंस, वो सीख के जाना है। और एक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक। तो ये सारी के सारी इनके ट्रीटमेंट आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कवर करके आप अकाउंट्स को कवर कर सकते हो। तो आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू कवर करना चाहते हो तो वो कर लो, अगर आप रूटीन वाइज चलना चाहते हो तो आप टीएस ग्रेवाल, एनसीईआरटी ये सब फॉलो कर लो, ठीक है। वरना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको पहले बोल दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी के रिगार्डिंग आपको जो है और अच्छे से कि क्लास 11th के अंदर जो कुछ एडजस्टमेंट वाली चीज़ें हैं उनके क्वेश्चंस करवा दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी आपको अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिनके अंदर इन सभी की सभी चीज़ों के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अच्छी सी, मतलब यार ये टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं है, तैयारी वाली वीडियो इसके साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।